आज हम बात करेंगे टांकरी लिपि के अनसुने पहलू इस विषय पर। सज्जनों, आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश के जम्मू और पंजाब उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में टांकरी लिपि बहुत प्रचलित रही है। इसमें पहाड़ी भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा को लिखा गया। अब इस टांकरी शब्द का क्या अर्थ है, इस पर विचार करते हैं। टांकरी इस शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में जेपी बोगल का यह मत है कि इसका संबंध टंका से हो सकता है। इसके आधार पर इसे व्यापारिक लिपि कहते हैं। इसी आधार पर इसे महाजनी अर्थात व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली लिपि माना जाता रहा है। परंतु सज्जनों, ये हमें जानना चाहिए कि ये केवल व्यापारी द्वारा ही प्रयोग नहीं की गई है, सामान्य समाज के हरेक वर्ग द्वारा इसको प्रयोग किया गया है, ऐसा हम शोध के माध्यम से जानते हैं। तो टांकरी लिपि की उत्पत्ति के विषय में सभी का यह मत है कि यह लिपि शारदा लिपि से 12वीं से 14वीं शताब्दी तक उत्पन्न मानी जाती है। टांकरी लिपि का सबसे पुराना ताम्र लेख सन 1330 का चंबा से प्राप्त होता है। अब टांकरी के रूप में इसके नाम के विभिन्न नाम हमें समाज में सुनने को मिलते हैं। टांकरी तो पूरे हिमाचल में प्रचलित रही है। टांकरा, जो पूर्वज अपनी भाषा में टांकरा भी इसको बोलते थे। टांकरी हमें जम्मू और चंबा में इसका हमें नाम सुनने को मिलता है। इसके साथ चंबा में हमें देवशेषा ऐसा नाम भी मिलता है। टांकरे अक्षर, क्योंकि पहाड़ी में अक्षर को अक्षर कहा जाता है, इसलिए टांकरे अक्षर, सुदेशी अक्षर अथवा स्वदेशी अक्षर, ये दोनों मंडी क्षेत्र से हमें मिलते हैं। जम्मू में इसे डोगरे अक्षर के नाम से जाना जाता है। टांकरी गणित भी कहते, क्योंकि टांकरी में जो मुहूर्त संबंधी गणित था, ज्योतिष संबंधी गणित था, ऐसे गणितों के कारण इसका नाम टांकरी गणित भी पड़ा है। अब एक बहुत बड़ी बात आती है कि क्या टांकरी लिपि अधूरी है? क्योंकि अगर लिपि अधूरी है तो उसमें भाषा में कैसे लिख पाएंगे? तो इस पर यह जानना बहुत आवश्यक है कि आज तक यह समाज में यह धारणा रही है कि टांकरी अधूरी है, क्योंकि इसमें छोटी री, बड़ी री और छोटा री और बड़ा री, ये चारों स्वर जो है नहीं मिलते, ऐसा उनका कहना है। परंतु शोध से हमें पता चलता है कि छोटी री और बड़ी री भी इसमें मिलती है और री ये दोनों स्वर भी मिलते हैं, इसलिए स्वर इसके पूरे हैं। मूल रूप से हिमाचल में टांकरी, पाबूची, पंडवानी, चंदवानी, भट्टाखरी, इस प्रकार से लिपियां प्रचलित रही हैं और इनमें से सबसे अधिक प्रचलित रही है टांकरी लिपि। इसका क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है, इसके दस्तावेज भी बहुत हमें मिलते हैं। इसमें शिलालेख भी है, धातु लेख भी है, काष्ठलेख भी एवं विविध विषयों एवं भाषाओं की पांडुलिपियां भी हमें हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होती है। अगर वर्तमान में हम देखें तो पहाड़ी भाषा की लिपि कौन हो, अगर ये प्रश्न, क्योंकि अभी हम देवनागरी में पहाड़ी भाषा को लिख रहे हैं, तो ये प्रश्न हो तो अपनी संस्कृति की अभिन्न अंग रही टांकरी को अगर हमें संरक्षित करना है, मूल धारा में लाना है, तो इसे हमें उसकी लिपि जैसे ये पहले रही है पहाड़ी भाषा की लिपि, वैसे आज भी ये हो सकती है और उसको हमें मुख्य धारा में लाना चाहिए। और हमारे जब शिक्षण संस्थान नहीं थे, हमारे उस समय बड़े बड़े शिक्षण संस्थान नहीं थे, पाठशालाएं नहीं थी, तो गांव का एक सामान्य किसान भी इन सब शब्दों को बहुत शुद्ध रूप से लिखता है। उनके जो वहां बही खाते हैं उनमें हम देखते हैं उन्होंने बड़े ही शुद्ध रूप से इसको लिखा है। तो इसलिए संयुक्ताक्षर भी इसमें है। हमें सैकड़ों संयुक्ताक्षर अलग अलग पांडुलिपियों से हरेक क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश के हरेक क्षेत्र से हमें मिले हैं। इसलिए यह अधूरी नहीं है, एक पूर्ण विकसित और वैज्ञानिक यह लिपि रही है। इसलिए यह धारणा भी हमारी दूर हो जाती है। इस प्रकार से और हम आगे बढ़ते हैं इस विषय पर, तो पहाड़ी भाषा की लिपि, इस पर बड़ा विचार हो रहा है कि पहाड़ी भाषा की लिपि कौन हो सकती है,
क्योंकि पहाड़ी भाषाओं को अभी स्थान नहीं मिला है लिपि भाषाओं के अंतर्गत, तो इसलिए क्यों नहीं, उसमें लिपि भी एक कारण है सज्जनों। क्योंकि लिपि ना होने के कारण पहाड़ी भाषा की कोई लिपि नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम शोध करेंगे पूरा, हमने शोध करके देखा कि पहाड़ी भाषा की लिपि रही है जो कि पूर्ण विकसित रही। पहाड़ी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती रही है रियासत काल में भी, वो उसके दस्तावेज हमें पूरे हिमाचल में मिलते हैं। इसके लिपि विद्वानों में, राजाओं में, चित्रकारों में, व्यापारियों में, समाज के हरेक वर्ग में यह प्रचलित रही है। इस प्रकार टांकरी के इस विस्तार को हम देखते हैं तो यह बहुत ही प्रसिद्ध लिपि रही है और इसमें बहुत सारे हमें पहाड़ी भाषा में, संस्कृत और हिंदी में भी प्रमाण मिलते हैं। अब एक प्रश्न यह भी होता है कि क्या टांकरी लिपि में संस्कृत लिखी जा सकती अथवा नहीं लिखी जा सकती। तो इस संदर्भ में हम विचार करेंगे कि टांकरी लिपि में संस्कृत लिखी जा सकती, क्योंकि इसकी बहुत सारी पांडुलिपियां हमें प्राप्त होती हैं। टांकरी लिपि में वे सारी योग्यताएं हैं जो संस्कृत को लिखने के लिए चाहिए। शारदा लिपि के सहयोग से टांकरी लिपि में संस्कृत को लिखने में कोई समस्या नहीं, यदि कोई अक्षर अथवा वर्ण नहीं मिलता हो तो। ऐसे में शारदा, क्योंकि टांकरी लिपि पूरी की पूरी शारदा लिपि से ही बनी है, इसलिए उसमें संस्कृत, हिंदी और पहाड़ी को शुद्ध रूप से लिखने में अगर उसका हम सहयोग लेते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होती है। जैसे कि पूरी लिपि के इतिहास में ब्राह्मी से देवनागरी शारदा बनाई गई ताकि सब भाषाएं उसमें लिखी जाएं, इसी प्रकार कालक्रम से शारदा से टांकरी को बनाया गया ताकि इसमें भी सारी भाषाओं को लिखा जा सके। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए और शुद्ध रूप से हम हर एक भाषा इस लिपि में लिख सकते हैं। अब एक प्रश्न यह भी होता है कि क्या टांकरी लिपि में संस्कृत लिखने से इसकी मौलिकता नष्ट हो जाएगी। यह भी बहुत सारी धारणा, क्योंकि उसकी मौलिकता बनी रहनी चाहिए, अन्यथा हम दोष उसमें लाते हैं, ऐसा नहीं है। टांकरी लिपि में संस्कृत लिखने में कोई मौलिकता नष्ट नहीं होती, क्योंकि टांकरी में पहले भी संस्कृत लिखी गई है, उस समय तो नष्ट नहीं हुई, अब कैसे हो सकती है, आप भी विचार करें। टांकरी लिपि में पहाड़ी लिखने की जो मौलिकता है वह टांकरी लिपि में संस्कृत लिखने की भी मौलिकता है। टांकरी पांडुलिपियों में संस्कृत, हिंदी एवं पहाड़ी को एक साथ और अलग अलग लिखा गया है, अतः तीनों ही भाषाओं की मौलिकता टांकरी में समान रूप से देखी जाती है। इसी कारण समाज में जो ये धारणा व्याप्त हो गई कि इसमें इसकी मौलिकता नष्ट हो जाएगी या अधूरी है या पहाड़ी भाषा की लिपि नहीं हो सकती, तो इस पर हम सबको फिर से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी लिपियों का हम सम्मान करते हैं, सभी लिपियां अपनी ही हैं। और टांकरी के संदर्भ में यह है क्योंकि यह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसके संरक्षण, संवर्धन, प्रचार प्रसार के लिए इसको मुख्य धारा में लाना अनिवार्य है। इसलिए हम आप सबसे यह प्रार्थना करते हैं। अब एक प्रश्न और इसमें बनता है कि क्या टांकरी लिपि में संस्कृत को पहले भी शुद्ध रूप से लिखा गया अथवा नहीं लिखा गया है। तो इस विषय में भी आपको जानना चाहिए कि हमारे शोध से ये स्पष्ट होता है कि टांकरी लिपि के पुरालेख, पांडुलिपि, इन सब में संस्कृत भाषा को दो प्रकार से लिखा गया। पहाड़ी का भी ऐसा ही स्वरूप है, पहाड़ी को भी दो रूप में लिखा गया, हिंदी को भी दो रूप में लिखा गया है। एक रूप संस्कृत का शुद्ध है, पहाड़ी का भी शुद्ध है, हिंदी का भी शुद्ध है, और एक रूप संस्कृत, पहाड़ी, संस्कृति के इनका अशुद्ध रूप भी हमें मिलता है। अब वो निर्भर करता है कि लेखक को, जिस समय उसने लिखा, उस लेखक को भाषा का कितना ज्ञान था और लिपि का कितना ज्ञान था, क्योंकि लेखक को भाषा और लिपि का जितना ज्ञान होता उतना ही वह अपने ग्रंथ में लिख पाता है। इसलिए दोनों रूप हमें इन तीनों भाषाओं के टांकरी में मिलते हैं। आप अगर इसमें देखेंगे शुद्ध रूप में, जो संस्कृत और टांकरी लिपि को पूर्ण रूप से जानते थे, उन्होंने संस्कृत को टांकरी लिपि में, पहाड़ी को, हिंदी को शुद्ध रूप में लिखा है। उदाहरण के लिए मंडी क्षेत्र से हमें सत्यनारायण व्रत कथा की पांडुलिपि मिली, जो कि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में है। मूल श्लोक संस्कृत भाषा में 5 अध्याय है और उसकी व्याख्या हिंदी भाषा में लिखी गई है।
और वो शुद्ध रूप से लिखी गई। ऐसा ही मंडी क्षेत्र से हमें वृद्ध गर्ग संहिता मिलती है, ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि संस्कृत में ही लिखा गया है। ऐसे ही हमें श्रीमद् भगवत गीता वो भी हमें मिलती है मंडी जिला से ही, जो कि बिल्कुल संस्कृत में ही पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से लिखी गई है। अब अशुद्ध रूप में भी हम देखेंगे, जो संस्कृत और टांकरी लिपि को पूर्णतया नहीं जानते थे, उन्होंने संस्कृत, पहाड़ी हिंदी को जो है अशुद्ध रूप से टांकरी में लिखा है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे पहाड़ी भाषा में लिखी गई विवाह पद्धति, संस्कार पद्धतियां, उनमें जैसे जन्म टेवे होते हैं, जन्म पत्रिका होती है, देव मंदिरों के लेख हम देखते हैं, सामान्य लेन देन के अगर हम देखें, वहां उनके बेनामे होते हैं, और उनके जो अपने आदेश पत्र होते हैं, दान पात्र होते हैं, वह सभी जो है उनको अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा होता है श्री गणेशाय नमः के स्थान पर वो लिखते थे श्री गणेश आये नमः, ऐसे लिखते तो ऐसे दोष हो जाते हैं। तो श्री गुरुभ्यो नमः के स्थान पर भी ऐसा वो लिखते हैं, जबकि ऐसा स्वरूप हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये लेखक के आधार पर है वो कैसा लिखते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप वार्ता सुन रहे थे। विषय था टांकरी लिपि के अनसुने पहलू। वार्ताकार डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।